ग्रामश्री भावार्थ। कवि परिचय एंड समरी। कवि परिचय सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक है। इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 1918 में वे अपने मंझले भाई के साथ काशी में आ गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर वे इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। 7 वर्ष की उम्र में जब वे चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे, उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 1926-27 में उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। सुमित्रानंदन पंत की कुछ अन्य काव्य कृतियां हैं, जैसे ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, सत्यकाम आदि। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण 1961, ज्ञानपीठ 1968, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। जहां उनकी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाएं व कोमल भावनाएं देखने को मिलती है। उनके अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता के भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। यानी सुमित्रानंद पंत है वो प्रकृतिवादी कवि थे और छायावाद में कवि चतुष्टय का नाम आता है। कवि चतुष्टय नहीं, 4 कवि, जैसे महादेव वर्मा है, निराला है, पंत है, जयशंकर प्रसाद है, ये चारों छायावाद के कवि थे और इन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। ग्रामश्री कविता में कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। हरे भरे खेत, बगीचे, गंगा का तट सभी कवि की इस रचना में जीवित होते हैं। अगर आपने अपने जीवन काल में कभी भी गांव की सुषमा और समृद्धि का दृश्य नहीं देखा है, तब भी आप इस कविता को पढ़कर ये कल्पना कर सकते हैं कि वह कैसा प्रतीत होता होगा। खेतों में उगी फसल आपको ऐसी लगेगी मानो दूर दूर तक हरे रंग की चादर बिछी हुई हो। उस पर ओस की बूंदें गिरने के बाद जब सूरज की किरणें पड़ती है तो वह चांदी की तरह चमकती है। नए उगते हुए गेहूं, जौ, सरसों, मटर इत्यादि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने श्रृंगार किया है। आम के फूल, जामुन के फूल की सुगंध पूरे गांव को महका रही है। गंगा के किनारे का दृश्य भी इतना ही मनमोहक है। जल थल में रहने वाले जीव अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, जैसे कि बगुला नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हुए खुद को संवार रहा है। इस तरह कवि अपनी इस कविता के माध्यम से हमें गांव के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जैसे रवि की किरणें, चांदी की सी उजरी जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्ति में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और जब सुबह सुबह इस पर ओस की बूंदें गिरती है और सूर्योदय के बाद जब सूर्य की किरणें इन बूंदों पर पड़ती है तो सारा वातावरण झिलमिल झिलमिल चमक उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि खेत की हरियाली के ऊपर चांदी की एक चादर बिछी हुई हो। यानी ओस की बूंदें और उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई चादर बिछ गई हो। नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही है और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यानी नए नए जो पौधे उगते हैं कोमल कोमल होते हैं और एकदम उनके बीच आर पार सूर्य की किरणें दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर जो हरा खून दिखाई दे रहा है। जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है
कि नीले रंग का आकाश झुक कर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। और हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस आकाश ने इस धरती की हरियाली को अपने आंचल में छुपा रखा है या आंचल इसके ऊपर बिछा रखा है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सने की सोने की किंकनियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तिलक गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरी ददरा से छाक रे नीलम की कली तिसे नीली। रोमांचित सी लगती वसुधा आई है जो गेहूं में बाली, यानी जब फसल पक जाती है और जो और गेहूं के फसल में बाली आ जाती है, यानी वो फसल पकने के बाद उन पे जो दाने हैं वो आ जाते हैं उफलियों में, तो उनको बालियां कहते हैं। अरहर सने की सोने की किंकनियां है शोभाशाली, अरहर और सनही की जब वो दाल उनमें फलियों में दाल आती है तो पीली पीली लगती है और वो ऐसे लगते हैं जैसी सोने की किंकनियां हो। उड़ती भीनी तिलक गंध फूली सरसों पीली पीली, और सरसों जब पक जाती है तो उसकी सुगंध भी चारों तरफ फैल जाती है। हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, और ऐसे लग रहा है कि हरी भरी धरती से नीलम की कली भी है उसको झांक रही हो। एक यहाँ पर किंकनिया शब्द है, किंकनिया कहते हैं करगने को जो कमर में बांधी जाती है, और यहाँ पर धरती है उसको युवती बनाया है, युवती की उपमा दी है। तो अरहर और सनी की फसलें सोने जैसे लग रही है और वो करगने जैसे लग रही है, यानी धरती ने अपना श्रृंगार करने के लिए अरहर और सनी की फलियों को अपने कमर में बांध रखा हो और वह उनमें से छन छन की आवाज आ रही है, मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन बड़े ही रोमांच ढंग से किया है। खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है। अरहर और सने की फसलें सोने की करगने जैसी लगती है जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई है और हवा चलने से हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक खुशबू बह रही है जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसी के नीले फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। इस प्रकार खेतों में गेहूं, जौ की बालियां, अरहर और सने की फलियां, सरसों के पीले फूल एवं अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य बढ़ा रही है। रंग रंग के फूलों में रेलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, तूले फिरते ही फूल स्वयं उड़ उड़ वरतों से वरतों पर। ग्राम श्री कविता की प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। विभिन्न रंगों के फूलों के बीच खड़ी मटर की फसल हंस रही है, जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है तो सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। इन्हीं के बीच फसलों के बीज से लदी लड़ियां खड़ी हुई है। इन सब के बीच कई तरह की रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ उड़ कर जा रही है। ये दृश्य ऐसा लग रहा है मानो खुद फूल ही उड़ उड़ कर दूसरे फूलों तक जा रहे हैं। इस तरह प्रस्तुत पंक्ति में कवि की कल्पना सजग हो उठी है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनभावन चित्रण किया है। अब रजत स्वर्ण मंदिरों से लद गई आम मृतरों की डाली, झर्रे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटेल मुकली जामुन जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। कवि ने ग्राम श्री कविता के इन पंक्तियों में वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि वसंत ऋतु में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन किया है। कवि कहता है कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदनी रंग की आम की बोर यानी कलियों से लद चुकी है। जब आम के ऊपर मंजरी आती है तो सफेद सफेद होती है, तो वो उनसे लद चुकी है। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही है, यानी पतझड़ के मौसम में ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां भी झड़ रही है। इन सब से कोयल मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है और कोयल वो मीठे मीठे गीत गा रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पके आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं, यानी कटहल की
खुशबू चारों तरफ फैली हुई है, और जामुन है वो आधे कच्चे और आधे पके हुए वो सब देखने को मिल रहे हैं। झरबेरी बेरू से लग चुकी है, खेतों में कई तरह के फल और सब्जियां उग चुकी है। झरबेरी होती है छोटे छोटे बेर के समान, उस पे बेर जैसे लगते वो, और खेतों में कई तरह के फल और सब्जियां भी उग चुकी है, जैसे आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली इत्यादि। यानी इसमें कवि ने प्रकृति की वसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिकतियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवले के तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक, मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर, ये लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। वसंत ऋतु होने के कारण अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि अमरूद मीठे हो चुके हैं। बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हो। पालक पूरे खेत में लहला रहा है और धनिया की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में फैल गई है। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे जमीन पर मखमल बिछा हुआ हो। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं। इसमें कवि ने बताया है कि जब पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिकतियां पड़ी। जब अमरूद पक जाता है तो उनके ऊपर लाल लाल चिकतियां पड़ जाती है, वो इस बात का सूचक होती है कि ये मीठे हो चुके, पक चुके हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवले के तरु की डाल जड़ी। और बेर भी पक गए हैं और आंवले भी अबे पक गए हैं। वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई एक धागे के अंदर मोती पिरोए हो। लहले पालक, मह मह धनिया, पालक भी चारों तरफ लहला रहा है और धनिया की महक भी चारों तरफ फैली हुई है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की बेल भी चारों तरफ फैल गई है। मखमली टमाटर हुई लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और जो टमाटर हैं वो भी लाल लाल रंग के मखमल के समान दिख रहे हैं और मिर्चे ऐसे लग रही है जैसे कोई हरी थैली लटकी हुई। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तृतीय जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। ग्राम से कविता की प्रस्तुत पंक्ति में गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि सुमित्रानंद पंत जी के अनुसार गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह फैली हुई है जैसे कोई सांप बालू पर अपने निशान छोड़ गया है। उस रेत पर पड़ती सूर्य की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। गंगा के तट पर शिकार करते बगुले अपने पंजों से कलंगी को ऐसे संवार रहे हैं मानो वे कंघी कर रहे हो। सुरखाव या चकवा पक्षी जल में तैर रहे हैं और मगरेटी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। इसमें कवि ने बताया है कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, गंगा नदी के किनारे पर जो बालू रेत है उस पे ऐसी आड़ी तिरछी लाइनें होती है, तो ऐसे लग रही है जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे सांप रेंग करके गया हो। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और उसके किनारे पर जो तरबूज लगे हुए हैं उनकी खेती भी बहुत सुंदर लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, जो बगुला है वो पानी में तैर रहा है और अपने पंजे से अपने सिर के ऊपर एक कलंगी से अपन को दिखती है उसको संवार रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो कंघी कर रहा हो। तृतीय जल में सुरखा पुलिन पर मगरोटी रहती सोई, और गंगा नदी का जल है उसमें सुरखाब पुलिन ये पक्षी तैर रहे हैं और मगरोटी ये भी पक्षी है वो उसमें सोई हुई है। तो सुरखा पुलिन मगरोटी ये पक्षियों के नाम है। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोई, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोई। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निर्पम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन्मन। ग्राम से कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने गांव की हरियाली, शांति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरल वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पे पड़ती है तो इस तरह चमक उड़ती है मानो वे खुशी से झूम रही हो।
कवि को ये दोनों आलस्य से भरे सोए हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ रही है, जिनमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लग रहे हैं। इस वातावरण में पूरा गांव क्षीररत्न की तरह लग रहा है, जैसे आकाश ने नीले रंग की चादर ओढ़ा रखी हो। इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। यानी अंतिम पंक्तियों में सुमित्रानंद पंत ने गांव की हरियाली, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। जब सर्दी की धूप पर सूर्य की किरणों की हरियाली पर पड़ती है तो वो चमक उड़ती है, तो मानो वे खुशी से झूम रही हो, किरणें ऐसे लग रही है कि वो झूम रही हो। और कवि ने दोनों आलस्य से भरे हुए सोए हुए प्रतीत होते हैं, यानी सर्दी की रात ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ती है और जिनमें तारे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो स्वप्न में सोए हो। और जो आसमान है वो ऐसा लग रहा है कि जिसने अपनी चादर इनको उड़ा रखी हो। और अनुपम शांति की, गांव वाले लोगों को अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित है। इस तरह गांव के लोगों का, प्रकृति का, हरियाली का, धूप का, इन सब का वर्णन भी कवि ने किया है।